तो बच्चों हम इन सेक्टर्स को कुछ इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं कि वो सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर है या फिर वो सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अब क्या होता है ये सब इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए ये एक छोटी सी बात समझिए। एक लेडी है, इसका नाम है कांता, और एक इसका नेबर है, कांता का नेबर है, उसका नाम है कमल। ये कमल है जिसने बाल्टियां उठा रखी है। दोनों बच्चों काम करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं। दोनों की वर्क प्लेस क्या है? कांता की वर्क प्लेस है ऑफिस, वहीं पे कमल की वर्क प्लेस है डेली वेज लेबरर इन अ ग्रोसरी शॉप। ये किसी किराने की दुकान पे डेली अर्न करने वाला एक लेबर है, ठीक है। दोनों के वर्किंग टाइमिंग्स क्या है? देखिए कांता जो है वो सुबह 9:30 बजे ऑफिस पहुंचती है, शाम को 5:30 बजे घर आ जाती है। वहीं पे जो कमल है उसको सुबह 7:30 बजे ऑफिस पहुंचना पड़ता है। देखिए बहुत जल्दी अपने दुकान पे जाना पड़ता है उसे, और बेचारा रात को 8 बजे तक काम करता है। इसके 11.5 घंटे तक ये अपने काम करता रहता है। वहीं पे कांता जो है वो 8 घंटे काम कर रही है। दोनों की जॉब सिक्योरिटी के बारे में बात करें। देखिए जॉब सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आज तो इनके पास जॉब है, पर कल को इनके पास जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, इसको बोलते हैं जॉब सिक्योरिटी। तो कांता की अगर बात करें तो शी वॉज गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर स्टेटिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ वर्क। जब कांता ने ज्वाइन किया था ऑफिस तो इसे पहले एक लेटर दे दिया गया था, अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गया था। उसमें सब लिखा था, भाई आपको इतनी सैलरी मिलेगी, इतनी छुट्टियां मिलेगी, आपको इतने घंटे आना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, ये सारी चीजें उस अपॉइंटमेंट लेटर में ऑलरेडी लिखी हुई थी। पर वहीं पे अगर हम कमल की बात करें, देन ही वॉज नॉट गिवन एनी फॉर्मल लेटर सेइंग दैट ही हैज बीन एम्प्लॉयड इन द शॉप। ही कैन बी आस्क्ड टू लीव एनी टाइम बाय हिज एम्प्लॉयर। ये जो इसका एम्प्लॉयर यहां बैठा है ना, बूढ़े सफेद बाल वाला बूढ़ा आदमी, ये इसको कभी भी बोल सकते हो ये तुम कल से मत आना ऑफिस, कल से मत आना दुकान पे, काम नहीं करना है तुम्हारे को। जबकि ऐसी यही चीज कांता के साथ में नहीं हो सकती है। फिर आगे देखिए, आगे है इनकम एंड लीव्स। कांता की क्या इनकम्स एंड लीव्स है कि इन एडिशन टू द सैलरी तो उसे मिलती है, शी ऑल्सो गेट्स प्रोविडेंट फंड पीएफ एज पर द रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। बच्चों जो भी पर्सन किसी ऑफिस में या फिर किसी फैक्ट्री में कहीं भी काम करता है तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट उसे एक पीएफ मिलना चाहिए, प्रोविडेंट फंड मिलना चाहिए। बच्चों प्रोविडेंट फंड एक अमाउंट होता है जो आप जब जॉब छोड़ के जाते हैं उस टाइम कंपनी आपको देती है, उस टाइम आपको रिटर्न कर देती है कंपनी। शी ऑल्सो गेट्स मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस। कांता डज नॉट गो टू द ऑफिस ऑन संडेज, दिस इज अ पेड हॉलीडे। बच्चों अगर कांता बीमार हो जाए, उसकी फैमिली में कोई बीमार हो जाता है तो उसको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है और उसको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, उसको उसके घर का किराया मिलता है। ये सब उसको ऑफिस को प्रोवाइड कराता है। कांता को संडे के दिन ऑफिस नहीं जाना होता, ऑफिस की छुट्टी होती है संडे के दिन, मगर उसके संडे के दिन के भी पैसे मिलते हैं, उसको संडे को पैसे मिलते हैं, संडे की छुट्टी के पैसे मिलते हैं। वहीं पे अगर हम कमल की बात करें, देन ही इज नॉट पेड फॉर द डेज ही डज नॉट वर्क, ही हैज नो लीव और पेड हॉलीडेज। जिस दिन कमल काम करेगा उस दिन उसको पैसा मिलेगा, जिस दिन कमल काम नहीं करेगा उस दिन उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा। संडेज की छुट्टी तो बिल्कुल भूल ही जाओ, मेडिकल और दूसरे अलाउंस की तो उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं, और पीएफ वीएफ जैसा कोई चक्कर इस केस में नहीं होता है। मतलब ये जो डिफरेंस हम देख रहे हैं ना कमल और कांता के जो जॉब्स में, वही जो डिफरेंस है वही बताता है कि कौन सा काम जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाई करता है, कौन सा काम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, लाई करता है। तो बेसिकली हम ऑर्गेनाइज सेक्टर किसको बोलते हैं? द प्लेसेस ऑफ वर्क सच एज ऑफिसेस, shops, factories, companies, where the terms of employment are regular and therefore people have assured work comes under organized sector. बच्चों ऑफिस से शॉप, फैक्ट्रीज, कंपनीज, ये सब कुछ जगह है जहां पे एम्प्लॉयमेंट रेगुलर रहता है, मतलब कि हमेशा काम रहता है और रेगुलर पेमेंट मिलता रहता है, हर महीने पेमेंट मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है लोगों को काम तो मिलेगा, एटलीस्ट लोगों के पास करने के लिए कुछ काम होगा वहां पे, वो खाली नहीं बैठेंगे, उनको सैलरी भी मिलेगी। फिर देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर की और बात करें कि दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर गिवन इन वेरियस लॉज सच एज द फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एक्सेट्रा। मतलब जितने भी ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, कोई भी शॉप, ऑफिस, फैक्ट्रीज, कंपनी जिसको हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में डालना चाहते हैं,
दे ऑल आर रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उन्हें रजिस्टर करती है। और सिर्फ उन्हें गवर्नमेंट के रजिस्टर नहीं होना पड़ता है, उन्हें साथ ही साथ गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करना पड़ता है। गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट लॉज दिए हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट क्या बताएगा कि फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयज से रिलेटेड कुछ एक्ट्स होंगे, कुछ लॉज होंगे कि उन्हें कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, उनसे कितनी देर काम कराना चाहिए, किस टाइप का काम उनसे कराना चाहिए, किस टाइप का काम उनसे नहीं कराना चाहिए, कितने सेफ्टी मेजर्स उन्हें लेने चाहिए, कितने सेफ्टी मेजर्स उन्हें अवॉइड कर देने चाहिए। इस तरह की कुछ चीजें फैक्ट्री एक्ट में लिखी होंगी। मिनिमम वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट में लिखा होगा कि कम से कम कितना पैसा किसी भी एम्प्लॉय को देना चाहिए। इसी तरीके से बाकी के ये भी दूसरे एक्ट्स हैं जो कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताते हैं कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम होना चाहिए। और इसे ऑर्गेनाइज सेक्टर क्यों बोला जाता है? इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज बिकॉज इट हैज सम फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स। इसके कुछ फॉर्मल प्रोसेसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं। यहां पे किसी को हायर भी आपको करना है, किसी को नौकरी पे रखना है तो भी आपको उसे रिटर्न में देना पड़ेगा, कि अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ेगा। किसी को निकालना है तो भी आपको रिटर्न में उसको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, और उसकी जो सैलरीज होंगी उसका आने का प्रोसीजर भी डिफरेंट होगा, उन लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह के बहुत सारे फॉर्मल प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, इसलिए इसे ऑर्गेनाइज सेक्टर बोला जाता है। तो अभी तक आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करने के बेनिफिट बड़े होते हैं, ठीक है। पर क्या क्या बेनिफिट होते हैं एक बार उनको जरा देख लेते हैं। वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बच्चों ऐसा नहीं होगा कि कोई एम्प्लॉय है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रहा है, नेक्स्ट डे वो जाता है ऑफिस में, देखता है उसकी जॉब ही चली गई, उसको निकाल दिया गया नौकरी से। ऐसा ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे हर चीज रिटन होती है, वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा होता है। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स। बच्चों दिन में 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे ऐसे कुछ फिक्स होता है। हर ऑर्गेनाइज सेक्टर में हर पर्सन के पास में फिक्स नंबर ऑफ आवर्स होते हैं, उसको उतने ही घंटे काम करना होता है। इफ दे वर्क मोर दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर। अगर वो ज्यादा काम करते हैं या उनसे ज्यादा काम करवाया जाता है तो उस केस में दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम। जितना भी टाइम उन्होंने ज्यादा काम किया है उसका उन्हें अलग से पैसा देना पड़ता है एम्प्लॉयर को, मतलब जिसने नौकरी दी है उसे। दे गेट सेवरल अदर बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स। उनको बहुत अलग अलग बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि पेड लीव, मतलब छुट्टी भी मिलेगी और पैसा भी मिलेगा उस दिन का। पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, जो नेशनल हॉलीडेज होते हैं जैसे कि होली, दिवाली, इन पे जो छुट्टी होती है उनमें भी पेमेंट मिलता है, सैलरी कटती नहीं, पैसा मिलता है। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड अभी मैंने बताया था आपको क्या होता है, वो भी इनको मिलता है। फिर मिलता है ग्रेच्युटी, मतलब कि बोनस वोनस, ये सब चीजें इनके मिलती है, इंसेंटिव्स, बोनस, ये सब चीजें भी एम्प्लॉयज को मिलती हैं। दे आर सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट्स। सपोज टू गेट मतलब इस पे बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है, मगर हालांकि उन्हें मिलना चाहिए। हर एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रहा है उसे मेडिकल बेनिफिट्स मिलने चाहिए। इन फैक्ट्री मैनेजर हैज टू एंश्योर फैसिलिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर एंड सेफ वर्किंग एनवायरमेंट। फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, उन फैक्ट्रीज में जो एम्प्लॉयज, जो लेबर्स हैं, उनको प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए। और बच्चों अगर वो कोई बहुत खतरनाक सी फैक्ट्री है, मतलब जैसे कि वो सपोज आयरन स्मेल्टिंग फैक्ट्री है, ठीक है, या फिर वो ब्रिक बनाने की फैक्ट्री है, या फिर वो बारूद बनाने की फैक्ट्री, फटाके बनाने की फैक्ट्री है, तो ऐसी फैक्ट्रीज में, ऐसी जगहों पे सेफ वर्किंग एनवायरमेंट हो, ये मैनेजर को इंश्योर करना पड़ेगा। एंड व्हेन द एम्प्लॉयर रिटायर दीज वर्कर्स गेट पेंशन एज वेल। इनको पेंशन भी मिलने चाहिए, मतलब आपने 60-62 साल तक की एज तक काम किया, उसके बाद में आपने कंपनी छोड़ दी, पर तब भी कंपनी आपको पैसा देती रहेगी। पहले से जितनी सैलरी नहीं देगी, पहले से कम सैलरी देगी, पर आपको आगे भी पैसा देती रहेगी। ये उसको बोला जाता है पेंशन। अच्छा, अब एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में और बात जाननी है हमें कि अदर देन प्लेसेस ऑफ वर्क सच एज ऑफिस, शॉप, फैक्ट्रीज, कंपनीज, ये जो प्लेसेस है वर्क की, जो कि जिनको हमने अपने ऑर्गेनाइज सेक्टर में डाला था, सम पीपल मे नॉट बी एम्प्लॉयड बाय एनीवन बट मे वर्क ऑन देयर ओन। कुछ लोग होते हैं जो अपने आप ही काम करते हैं, उन लोगों को कोई हायर नहीं करता है, कोई कंपनी एम्प्लॉयमेंट नहीं देती, कोई जॉब नहीं देती, वो खुद ही काम ढूंढते हैं अपना और काम कर लेते हैं। बट दे टू हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ विद द गवर्नमेंट एंड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। कोई अगर इस तरीके से फ्रीली काम करना चाहता भी है तो भी उसे अपने आप को गवर्नमेंट के साथ एनरोल कराना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा, और साथ ही साथ उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करना पड़ेगा।
वहीं अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर बेसिकली होता वो सेक्टर है जहां पे कोई भी गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं करा जाता है, किसी भी गवर्नमेंट के लॉ को फॉलो नहीं करा जाता है। तो अब हम समझते हैं कि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। अभी तो हमने ये देखा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के क्या क्या बेनिफिट हैं। अब हम ये देखेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के क्या क्या नुकसान है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है वहां पे काम करने में। जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशन और नॉट फॉलोड, कोई भी तरीके का रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होता है वहां पे। जो भी अभी हमने पीछे बेनिफिट्स और देखे वो सब कुछ भी नहीं मिलते हैं। जॉब्स आर लो पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर, जो जॉब जो कि मिल रही है वो रेगुलर नहीं है। हो सकता है 5 दिन काम है, 6ठे दिन काम ही नहीं, नौकरी से निकाल दिया। और वो भी बहुत कम पैसे मिलते हैं, उसमें बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। देयर इज नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, पेड लीव, हॉलीडेज, लीव ड्यू टू सिकनेस एक्सेट्रा। आपने किसी भी तरीके की छुट्टी करी, अगर आपने किसी भी वजह से किसी भी दिन काम नहीं किया है तो आपको उस दिन के पैसे नहीं मिलेंगे। एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर, पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीजन। बच्चों कोई रीजन के बिना भी नौकरी से निकाल देते हैं लोगों को। ये प्रॉब्लम्स आती हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो आप सोच ही रहे होंगे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो कितनी बुरी चीज है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए लोगों के साथ में। बेचारे काम भी कर रहे हैं, उनके साथ में इस तरह का बिहेवियर भी करा जा रहा है। तो आखिर ऐसे कौन लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना ही चाहते हैं? फिर ऐसे कौन लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फंस गए हैं? हु इज एम्प्लॉयड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर? चलिए जानते हैं। Those workers who lose their jobs in the organized sector and are forced to take up jobs in the unorganized sector. बच्चों कई लोग जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम तो कर रहे थे पर किसी ना किसी वजह से उनको वहां से अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है, फिर उन्हें निकाल दिया जाता है। तो ऐसे लोगों को फिर बेचारे को ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी तो है नहीं, पर उनको काम तो करना ही है। देन दे हैव टू टेक जॉब्स विच आर इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। फिर उसके बाद देखिए, इन द रूरल एरियाज लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, स्मॉल फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स एंड आर्टिसंस जैसे कि वीवर, ब्लैकस्मिथ, कारपेंटर, गोल्ड स्मिथ। रूरल एरियाज में कुछ इस तरीके के लोग हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फंसे हुए हैं। और वहीं अगर हम अर्बन एरियाज में बात करें, देन वर्कर्स इन स्मॉल फैक्ट्रीज, कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, and those who work as street vendor, head load worker, garment makers, rag picker और इस टाइप के जो लोग होते हैं ना वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फंसे हुए हैं। एंड मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज फाइंड देमसेल्फ इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। दीज वर्कर ऑल्सो फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन। तो बच्चों ये तो हुई ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब देखिए, हम अपनी इंडियन इकोनॉमी को 2 और सेक्टर्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। एक है पब्लिक सेक्टर और एक है प्राइवेट सेक्टर। ये बेसिकली ओनरशिप के बेसिस पे डिवीजन है। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है कि द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज। एसेट मतलब जैसे कि बिल्डिंग, कोई प्लॉट हुआ, कोई प्रॉपर्टी हुई, या फिर स्टॉक हुआ, किसी भी तरह की कोई भी चीज हुई जो फिजिकली दिखती है, हमें टच कर सकते हैं, उन सबको एसेट बोल रहे हैं यहां पे। तो वो ज्यादातर गवर्नमेंट ओन करती है और जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है ना वो भी गवर्नमेंट ही कराती है। ठीक है, जैसे कि रेलवे है तो रेलवे का हर डब्बा, हर इंजन, हर रेलवे स्टेशन गवर्नमेंट का है। ठीक है, और वो क्या करा रहा है? सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। सर्विस भी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करा रही है ना। चलिए, वो हुआ पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर क्या होगा फिर? प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज ओन द एसेट एंड प्रोवाइड द सर्विसेज। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि जो प्राइवेट कंपनीज होती है, कोई भी इंडिविजुअल होता है जैसे कि आप और मैं, हम ही लोगों की एसेट्स होती हैं, मतलब हम ही लोगों की प्रॉपर्टी होती है, फैक्ट्री होती है, ऑफिस होता है, मशीनरी होती है, सब कुछ हमारा ही होता है। और जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं ना वो भी हम ही कराते हैं। जैसे कि सपोज एक टैक्सी ड्राइवर है, ठीक है, तो टैक्सी ड्राइवर की जो कार है वो उसके लिए एसेट है। ठीक है, और वो क्या करा रहा है? वो एक सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। तो वो जो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है वो भी तो खुद के बेनिफिट के लिए करा रहा है, तो इसलिए वो हो गया, तो वो लाई करता है प्राइवेट सेक्टर में। अब कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि रेलवे, पोस्ट ऑफिस, जो कि पब्लिक सेक्टर में आती है। कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को, या फिर रिलायंस इंडिया लिमिटेड, RIL, ये सब कहां लाया करते हैं? ये सब प्राइवेट सेक्टर में लाया करते हैं। तो बच्चों जो प्राइवेट सेक्टर है ना उसका प्राइम मोटिव, मतलब प्राइवेट सेक्टर क्यों एग्जिस्ट करता है? टू अर्न प्रॉफिट।
उसका बस एक ही चीज है दिमाग में कि उससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो प्राइवेटली वर्क कर रही हैं। वहीं पर अगर हम पब्लिक सेक्टर के प्राइम मोटिव की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पब्लिक सेक्टर के लिए है वो क्या है? वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल। वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, बस गवर्नमेंट का एक ही मोटिव होता है कि अपने लोगों का वेलफेयर कर दे। अब देखिए, गवर्नमेंट को लोगों का वेलफेयर करने के लिए उसको कुछ ड्यूटीज पूरी करनी पड़ती है। किस तरह की ड्यूटीज पूरी करनी पड़ती है, चलो देखते हैं। देखिए, तो गवर्नमेंट हैज टू रेगुलेट, सपोर्ट एंड कंट्रोल वर्किंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर। बच्चों, जो प्राइवेट सेक्टर है ना, ये बड़ा बदमाश होता है। ये लोग पूरा मार्केट कैप्चर कर लेंगे और फिर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देंगे, तो उससे क्या होगा? चीजें मार्केट में महंगी बिकने लगेंगी। तो इसके लिए क्या करना होता है कि गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल में रखना होता है। मगर प्राइवेट सेक्टर का ग्रो करेगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलेगा, ठीक है, और कंट्री भी ज्यादा ग्रो करेगी क्योंकि कंट्री की जीडीपी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट भी देना होता है और उनमें कुछ रूल्स बना के उनको रेगुलेट भी करना होता है। अब सपोर्ट और रेगुलेट कैसे करते हैं जरा समझिए। मान लीजिए कि कोई शुगर मिल है, ठीक है, शुगर मिल को चलने के लिए क्या चाहिए होती है? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इस शुगर मिल को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएगी और बहुत ही सस्ती रेटों पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएगी। अब अगर सस्ती रेटों पे गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कराती तो क्या होगा? तो ये होगा कि शुगर मिल जो है वो रन जो करेगी उसका रनिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि उसके बिजली का खर्चा ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट उसका बढ़ जाएगा। तो इवेंचुअली क्या होगा कि शुगर की कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है, शुगर कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। अगर शुगर की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है मार्केट में तो क्या होगा? तो जो बेचारे गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, वो शुगर खरीद नहीं पाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट को शुगर मिल को मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करानी है वो चीप रेट पे प्रोवाइड करानी पड़ेगी। हालांकि इससे गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है मगर फिर भी उन्हें यह बेयर करना पड़ेगा। दिस इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, उन्हें ऐसा करना होगा। दे हैव टू सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर टू ग्रो। फिर आगे देखिए, गवर्नमेंट हैज टू कीप द प्राइजेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज बैलेंस्ड सो एज टू सेव द इंटरेस्ट ऑफ पुअर। देखिए, गवर्नमेंट क्या करती है कि बहुत एसेंशियल कमोडिटीज जैसे कि वीट, राइस, सॉल्ट, इस तरह की जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज है, जो कमोडिटीज है जिनके बिना कोई इंसान सर्वाइव ही नहीं कर सकता, उनकी प्राइसेस को बैलेंस करना पड़ता है। वो कैसे करती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ने एक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रखा है। वो क्या करता है? किसानों से वीट, राइस, ये सब चीजें बाय करता है, ठीक है। और ये जब इनसे बाय करता है तो ये फेयर प्राइस पे बाय करता है, फेयर प्राइस पे बाय करता है। फेयर प्राइस पे बाय करता है मतलब कि जैसे कि वीट है, ठीक है, तो पूरी कंट्री में बहुत सारे फार्मर्स ने वीट ग्रो कर दिया, तो क्या होगा कि वीट की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, मतलब वीट की जो वैल्यू है मार्केट में, जो रेट्स है वो बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाएगी। तो इससे किसानों को बहुत नुकसान होगा। तो एफसीआई क्या करता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है कि जो किसान है उनसे वीट को फेयर प्राइस पे परचेज करता है, मतलब मार्केट प्राइस पे परचेज नहीं करता, मार्केट प्राइस से थोड़ी ज्यादा प्राइस पे परचेज करता है, ठीक है। तो वीट परचेज कर लिया एफसीआई ने, अब उसे इसने भेज दिया राशन की दुकानों पे, राशन शॉप्स पे, राशन शॉप्स पे। आप जानते होंगे राशन शॉप्स क्या होता है? राशन शॉप्स हर एरिया में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर एरिया में एक शॉप होती है जो लोगों को अनाज देता है, वीट देता है, राइस देता है और दूसरी एसेंशियल कमोडिटीज प्रोवाइड कराता है, और वो भी काफी कम रेट्स पे। तो गवर्नमेंट ने किसानों से वीट, राइस परचेज किया ज्यादा कीमत पे और उसने राशन शॉप से उसको बेच दिया कम कीमत पे। तो यहां पे लॉस गवर्नमेंट को बियर करना पड़ा एंड दे हैव टू बियर दिस कॉस्ट, जिससे कि दे कैन सेव द इंटरेस्ट ऑफ पुअर। लोग, गरीब लोग जो हैं उनके इंटरेस्ट को सेव करने के लिए गवर्नमेंट को इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं। तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज गवर्नमेंट को करनी पड़ती हैं। और उसके बाद में गवर्नमेंट को हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी पड़ती है। बच्चों, गवर्नमेंट को हर डिस्ट्रिक्ट में, हर विलेज में, हर रूरल एरिया में एक हेल्थ सेंटर खोलना चाहिए। इनफैक्ट वो खोल भी रहे हैं और हर जगह पे उन्हें स्कूल्स खोलने चाहिए, इनफैक्ट वो ये भी कर रहे हैं। तो बच्चों, ये थे गवर्नमेंट की ड्यूटीज जो उन्हें पूरी करनी पड़ती है। तो बच्चों, अभी इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि हम इंडियन इकोनॉमी को 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। एक तो हम इन्हें डिवाइड करते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर पे।
ये जो डिवीजन है ये गुड्स के बेसिस पे है, गुड्स एंड सर्विसेज के बेसिस पे है कि किस तरह का गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, उस बेसिस पे हम ये डिवीजन करते हैं। सेकंड तरीका होता है कि जिस तरीके का काम लोग कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। इस बेसिस पे भी हमने डिवीजन को देखा, सेक्टर्स को समझा, और फिर लास्ट में हमने देखा कि किस तरीके से हम ओनरशिप के बेसिस पे सेक्टर्स में डिवीजन कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ओन करती है तो पब्लिक सेक्टर होगा, और अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल ओन करता है तो प्राइवेट सेक्टर होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।